याज्ञिक जी हमारे आशीर्वाद देंगे। भारत की मनीषा में कुंभ का बड़ा महत्व है, और इसलिए, और वो भी अगर किसी संन्यास आश्रम में कुंभ स्थापित हो, और वो भी गजल का कुंभ स्थापित हो, तो इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती। और ऐसा काम कोई दीक्षित ही कर सकता है, प्रशिक्षित भी नहीं कर सकता, शिक्षित भी नहीं कर सकता। कोई गजल की परंपरा का दीक्षित व्यक्ति हो, वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। इस संन्यास आश्रम में आज ये गजल के कुंभ का स्थापन एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा का संवाहक बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है, और वो भी किसी नंदलाल की उपस्थिति में। हमारे गजल के, हिंदी गजल के शिरोमणि हैं ये। हम सब लोग महाराष्ट्र की हिंदी साहित्य अकादमी में इनके साथ बैठ कर के, इनके मार्गदर्शन में बैठ कर के काम करते थे। अमरजीत जी मिश्र के माध्यम से ये पूरा का पूरा संचालन होता था। और उस समय नंदलाल जी ने जिस तरीके से पूरी की पूरी हिंदी साहित्य अकादमी का निर्देशन किया, मार्गदर्शन किया, उसने महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी को एक नई पहचान और एक नई ऊंचाई और एक नई उड़ान दी है। मैं आप सभी लोगों की ओर से सबसे पहले अपने ऐसे शिरोमणि हिंदी गजल के, उनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। वे शतायु नहीं, उससे भी आगे बढ़ें, दीर्घायु हों, और इसी प्रकार से अक्षर की साधना करते रहें, गज़ल की साधना करते रहें। दीक्षित जी का मेरा परिचय जो है वो अब संयोग की बात होती है। दीक्षित जी का हमारा परिचय जो है 2019 का है। मुंबई विश्वविद्यालय में हमने एक रामायण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया था, और उस समय हमने दीक्षित जी को हमारे उपाध्याय जी के माध्यम से उनको वहाँ पर गज़ल पढ़ने के लिए और वहाँ पर रामायण की क्षमा को रोशन करने के लिए बुलाया था। और वहाँ से कभी कभी किसी के साथ जो प्यार होता है ना, वो पहली नज़र का होता है। हमारा और दीक्षित जी का नज़र का पहला नज़र का प्यार, इस तरीके से आत्मीयता, ऐसी आत्मीयता मैंने देखी नहीं। बातें कम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक समागम हो जाता है व्यवहार का, तो वह दीक्षित जी के उस आत्मीयता में मुझे हमेशा दर्शन करते रहते हैं। जब इन्होंने पूरी की पूरी यहाँ की गज़ल कुंभ की रचना बनाई, उस समय भी मेरी बात की थी। पूज्य महाराज जी से मैंने बात कही कि यहाँ पर गज़ल का कुंभ रखा जाएगा, आपकी आज्ञा होगी क्या? क्योंकि संन्यास आश्रम है ना, उसमें बहुत सारी परंपराएं होती हैं, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, अगर आप कहते तो बिल्कुल होना चाहिए, ये तो भगवती सरस्वती की आराधना के स्थल है। कहता है यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर उर्दू गज़ल का कुंभ भी रखा जाएगा, जो यहाँ की सारी चीज़ों को रोशन करेगा। दीक्षित जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने दो नई परंपराओं का जोड़ दिया है, और इस त्रिवेणी में हम सब लोग स्नान करेंगे। इस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए अभी नंदा जी, अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे भगीरथ गंगा को यहाँ पर लाए थे, वैसे गजल को लाने वाले दीक्षित दनकौरी, इनका वैसे ही सम्मान किया जाना चाहिए। तो जैसे गजल को लाने की गंगा को दीक्षित दनकौरी जी ने किया है, हम ऐसे भगीरथ के प्रयास को और उसके भगीरथ के ऐसे अनुष्ठान को प्रणाम करते हुए, और हमारे आदरणीय समादरणीय श्री नंदलाल जी पाठक को प्रणाम करते हुए, अमरजीत जी मिश्र का हमेशा सहयोग बना रहता है। मुंबई के मंच की व्यवस्था के अंतर्गत देवमणि पांडे मणि की तरह चमकते हैं, वैसे इनका जो चमकना है वो मणि की तरह है। ऐसे ऐसे देव तुल्य देवमणि पांडे अक्षर साधा के मैं आप सभी लोगों को साधुवाद कहता हूँ, आपकी बात को। हमारे निफाड़कर साहब प्रदीप जी भी दो शब्द, पूना से आए हैं, मराठी गजलकार हैं। पूना में दो अखबार निकलते थे, आप जानते भी होंगे कई लोग,
एक का नाम सकाल था और दूसरे का नाम प्रभात था। प्रभात वाले जो है उसके जो संपादक थे, उस सकाल में जैसा वो एडिटोरियल आता था, अग्रलेख जिसे कहते हैं, वो जो आता था दूसरे दिन वैसे के वैसे छाप देते थे और नीचे सिर्फ एक लाइन लिख देते थे कि इनकी बात से हम सहमत हैं। यहाँ जितने लोगों ने जो आलोचना, जो कुछ किया है, जो कुछ भाषण किया है, उससे मैं सहमत हूं। दीक्षित जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है। मेरे छोटे से घर में वो एक रात, पूरी रात बिताई उन्होंने, और वो भी बातें करते, गजल सुनाते सुनाते बिताई। उससे जो मोहब्बत जुड़ी है वो आज तक है। मैं इन सब ने जो कहा, भगीरथ वगैरह जो भी बातें हुई, उससे मैं सहमत हूँ। शुभेच्छाएं देता हूँ। धन्यवाद। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे हास्य व्यंग्य के ही हैं, हास्य तो नहीं है, व्यंग्य के हमारे सुभाष काबरा जी। अब देखिए, व्यंग्यकार हो या गीतकार हो या कहानीकार हो या गजलकार हो, वो अपनी उसकी अपनी विधा होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो सबका आनंद लेना, आलोचना करना, अच्छा बुरा समझना, इतना तो उनमें सब में होता ही है। तो मैं तो इनकी सुभाष काबरा जी का पता नहीं कब से फैन हूँ, मुझे भी याद नहीं है। व्यंग्यकार हूँ तो तारीफ बिल्कुल नहीं करूँगा। बहुत पुराना परिचय है दीक्षित भाई से। मैं आज दीक्षित भाई की गलतफहमी दूर कर ही देता हूँ। इनको बड़ी गलतफहमियाँ हैं कि मैं याद किया जाऊँगा आने वाले ज़माने में, एक अच्छा गज़लकार, एक अच्छा संयोजक। ये सारी बातें गलत हैं। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि दीक्षित धनकौरी नाम का एक प्राणी हुआ जिसने भयंकर नकल के दौर में कुछ असली हीरों को पहचाना। ये आपके परिचय में जाएगा, ना कोई शेर जाएगा, ना कोई गज़ल जाएगी। ये जाएगा कि ये भरोसा दीक्षित जी ने बनाए रखा है कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया खराब हो गई है, अच्छे लोग हैं, उन्हें ढूंढने और तराशने की ज़रूरत है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं दीक्षित भाई को और उनके सभी साथियों को, और कामना करता हूं कि ये अखंड ज्योत, कुंभ, गज़ल, ये सारी की सारी उसी तरह से चलती रहें, जलती रहें जिस तरह से दीक्षित भाई ने सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हमारे मंत्री जी हैं, मैं उनसे भी दो शब्द करूंगा, दो शब्द। गज़ल की दुनिया के शराका पुरुष आदरणीय नंदलाल पाठक जी, निफाड़कर जी, वीरेंद्र याग्निक जी, सुभाष काबरा जी, देवमणि पांडे जी, भाई और बहनों, एक शेर है आदरणीय नंदलाल पाठक जी का, मुझे लगता है कि वो दीक्षित धनकौरी के लिए लिखा था। झुलसती भूमि को पानी मिला है, हमें बादल महादानी मिला है। आप सोचिए, मैंने कभी अमिताभ बच्चन को सैफ अली खान का सत्कार करते नहीं देखा। मैंने कभी शाहरुख खान को सलमान खान का सत्कार करते नहीं देखा। ये पहला ऐसा गजलकार है जो एक्टिविस्ट तो है और एक्टिविस्ट पैदा भी कर रहा है संतोष जी के रूप में। आप लिखते हैं वो कालजयी है, लेकिन लिखने वाले तैयार करते हैं उनको प्रोत्साहन देकर, ये अप्रतिम है। और भाषा का महात्म्य यही है कि वो चलायमान रहे, चराई बहती होती रहे। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए, दीक्षित धनकौरी का इतना बड़ा सम्मान, जब उनकी गज़ल के शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोट करते हो, मुरारी बापू कहते हो, लोग आजकल सिफारिश करवाते हैं कि एक शेर मेरा पढ़ दे कोई, ऐसे दौर में
आपका शेर पढ़ा जा रहा है, इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं हो सकता। आपको पद्मश्री मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए, इससे बड़ा है कि सब ऐसे ही स्वीकार कर रहे हैं आपको। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये भी कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए नेताओं पे से विश्वास उठा है, इन दिनों बढ़ा है, तो इन दिनों जो बढ़ा है मैं इसी दौर का नेता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे पूरे देश से गजलकार आज यहां आए हैं, मैं मुंबापुरी में उनका स्वागत तो कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी ही हम दीक्षित दनकौरी को दिल्ली से यहां बुलाकर यहां के गजलकारों के बीच में उनका सम्मान करेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अच्छा, हाँ है। अच्छा, हमारे दादा का पाठक जी का भी आग्रह और हमारा भी है कि वैसे तो परंपरा होती है अध्यक्ष महोदय लास्ट में बोलते हैं, लेकिन कभी कभी स्थितिवश क्या चीज ये बोल तो रहा है माइक, नहीं बोलेगा। हाँ पाठक जी का ताल जुड़ रहा, तालियों से स्वागत। मैं कितना लकी हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ कि अपने शुभचिंतक और निर्माता के बीच में बैठा। एक गजल, जवानी जब है आती और बचपन छीन लेती है, जवानी जब है आती और बचपन छीन लेती है, कोई सूरत उतरती मन में है, मन छीन लेती है। जवानी जब है आती और बचपन छीन लेती है, कोई सूरत उतरती मन में है, मन छीन लेती है। बिना खोए हुए पाना नहीं मुमकिन यहाँ कुछ भी, बिना खोए हुए पाना नहीं मुमकिन यहाँ कुछ भी। शरद आने से पहले हमसे सावन छीन लेती है। बिना खोए हुए पाना नहीं मुमकिन यहाँ कुछ भी, शरद आने से पहले हमसे सावन छीन लेती है। मैंने एक शादी में देखा था, एक ही वो जयमाल 3 बार निकाल के डाली गई फोटोग्राफर की सुविधा की, 3 बार। बहुत ज्यादा दिखावा आजकल आयोजनों में, बहुत ज्यादा दिखावा आजकल आयोजनों में है। चमक आयोजनों की अब प्रयोजन छीन लेती, चमक आयोजनों की प्रयोजन छीन लेती है। बहुत ज्यादा दिखावा आजकल आयोजनों में है, चमक आयोजनों की अब प्रयोजन छीन लेती है। मैं शहर में रहता हूँ, शहर की सभ्यता है लाद देती घर के ऊपर घर। शहर की सभ्यता है लाद देती घर के ऊपर घर, जमीन से दूर कर देती, आंगन छीन लेती। शहर की सभ्यता है लाद देती घर के ऊपर घर, जमीन से दूर कर देती है, आंगन छीन लेती। भरी हो जेब तब भी दिन गुजारो कुछ फकीरी में, भरी हो जेब तब भी दिन गुजारो कुछ फकीरी में, अमीरी आदमी का भीतरी धन छीन लेती। भरी हो जेब तब भी दिन गुजारो कुछ फकीरी में, अमीरी आदमी का भीतरी धन छीन लेती है। ये दुनिया कुछ नहीं, घटनाओं का एक सिलसिला भर है। ये दुनिया कुछ नहीं, घटनाओं का एक सिलसिला भर है। नई पीढ़ी गई पीढ़ी का आसन छीन लेती है, नई पीढ़ी गई पीढ़ी का आसन छीन लेती है। और एक शेर और, कोई जब कंस अत्याचार की हद पार करता है, कोई जब कंस अत्याचार की हद पार करता है, समय की मांग तब राधा से मोहन छीन लेती है। कोई जब कंस अत्याचार की हद पार करता है, समय की मांग तब राधा से मोहन छीन लेती है।